बीएड प्रथम सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राएं ध्यान देंगे। आपके प्रश्न पत्र थर्ड में शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन पर्यावरण शिक्षा एवं स्वच्छता में कल हमारी आपकी चर्चा पाठ्य सहगामी क्रियाएं पाठ्य सहगामी क्रियाएं इसमें हमारी आपकी चर्चा इनके लक्ष्य, लक्ष्य एवं महत्व पर हुई थी। आज हम आपसे चर्चा इसमें करेंगे कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं में जो इसका क्रियान्वयन किया जाएगा उसमें शिक्षकों का क्या योगदान होता है, क्योंकि इसमें एक हम आपको चार्ट बनाएंगे। जैसे कॉलेज स्तर पर पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं संचालित होंगी उसमें जैसे कॉलेज के प्राचार्य हो गए, उसके बाद शिक्षक वर्ग हो गया, उसके बाद इसमें एक इनको जो है हम आप संचालक करेंगे, उसके बाद छात्राओं का एक समिति बनाई जाती है जिसको हम आप कहते हैं योजना समिति। और तीसरे में जब हम आप देखते हैं एक होती है छात्र परिषद, और विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के एक संगठनकर्ता भी होते हैं। विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के संगठनकर्ता। अब इसमें आपको हम जैसे जो भी हमारे छात्र क्रियाओं के कार्यक्रम को संगठित करने से पूर्व कॉलेज के प्रिंसिपल को अपने शिक्षक वर्ग की योग्यता एवं क्षमताओं को जानना चाहिए। इस कार्यक्रम की सफलता या असफलता अधिकांशतः शिक्षक वर्ग के दृष्टिकोण एवं उत्साह पर निर्भर करता है। वे छात्र छात्राओं से सहायता व परामर्श ही प्राप्त नहीं करते, बल्कि उनको प्रेरणा पा करके उनके अंदर जिस तरह का गुण होगा और उनको आगे बढ़ने के लिए उनको संगठन का एक हम अपना चार्ट बनाते हैं, और उस चार्ट के माध्यम से जैसे भी मैंने आपको बनाया कि प्राचार्य यानी प्रिंसिपल शिक्षक वर्ग जो होगा संचालन करेगा, जो छात्र छात्राएं उसमें जुड़ेंगे। इसमें योजना समिति में छात्र और शिक्षक दोनों हो सकते हैं, और छात्र परिषद है या विभिन्न प्रकार की संगठनकर्ता जो छात्रों के सदस्य होते हैं। यानी इन विभिन्न क्रियाओं के संगठन में हमारे पास एक परामर्शदाता भी होगा जो शिक्षक होगा। छात्रों के द्वारा निर्वाचित अधिकारी के रूप में जैसे ग्राम के प्रधान हैं, उप प्रधान हैं, सेक्रेटरी हैं और हम सदस्य, यानी इस तरह के लोगों को हम जोड़ेंगे
और अपनी पाठ्य सागामी क्रियाओं के संचालन के लिए। अब जैसे हम आपसे चर्चा करते हैं कि पाठ्य सागामी जो क्रियाएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। जैसे लगभग इसमें कई प्रकार की होती हैं। जैसे यदि छात्र क्रियाओं से संबंधित साहित्य का अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न प्रकार की जो छात्र क्रियाएं प्रचलित हैं, विद्वानों ने इनको वर्गीकृत करने का प्रयत्न किया। एक जॉर्जटन और ऑलैंड ने इन क्रियाओं को लगभग 11 भागों में बांटा। 11 प्रकार की भागों में इनको बांटा। तो जैसे सबसे पहला विद्यालय के संगठन, प्रबंधन तथा नियंत्रण में भाग लेने से संबंधित क्रियाएं। अब जैसे इस वर्ग के अंतर्गत छात्र परिषद, छात्र समुदाय, सीनेट, कार्यकारिणी समितियां इत्यादि आती हैं। जैसे सामुदायिक क्रियाएं, इसके अंतर्गत जैसे हम आप शिक्षा सप्ताह मनाते हैं, स्वास्थ्य सप्ताह मनाते हैं, साक्षरता सप्ताह मनाते हैं, या हम जूनियर नागरिक क्लब का निर्माण करते हैं। जैसे धार्मिक एवं सामाजिक संगठन कल्याण क्लब हो गया, इसमें हम धार्मिक शिक्षा संबंधी संगठन, स्काउटिंग, सामाजिक सेवा क्लब, जूनियर रेड क्रॉस, प्राथमिक चिकित्सा समूह आते हैं। चौथी आती है सामाजिक क्रियाएं। सामाजिक क्रियाओं में आपने देखा होगा कि जैसे स्वागत समिति, नृत्य, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, या हम कहीं पिकनिक मनाने के लिए किसी टूर के जाते हैं। 5वां नंबर आता है शारीरिक प्रशिक्षण संबंधी क्रियाएं। शारीरिक प्रशिक्षण संबंधी क्रियाओं में हमारा खेल आता है। खेल सामूहिक भी होता है, जो आंतरिक या वाय खेल होते हैं या व्यक्तिगत खेल होते हैं, व्यायाम होते हैं, पीटी होते हैं, योगा होते हैं इत्यादि। ये जितनी भी क्रियाएं हैं ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? शारीरिक प्रशिक्षण के अंतर्गत आती हैं। छठा आता है विद्यालय प्रकाशन। विद्यालयों में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, वार्षिकोत्सव और समय समय पर बच्चों के व्यक्तित्व के निखारने के लिए हम तमाम तरह की क्रियाओं का आयोजन करते हैं, जिसमें नाटक हुआ, एकांकी हुआ, वाद विवाद प्रतियोगिता हुआ, संगीत संबंधी जिसमें गायन हुआ, वादन हुआ, संगीत क्लब हुआ, बैंड क्लब हुआ, ऑर्केस्ट्रा हुआ। जब हम विषय संबंधी इनकी पाठ्यसागामी क्रियाओं का आयोजन करते हैं तो जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य आदि विषयों के समुदाय में हम तमाम तरह के बच्चों की प्रतिभागिता को सुनिश्चित करते हैं। जैसे विविध क्लब, इसके अंतर्गत विषयगत क्लबों के अतिरिक्त अन्य क्लब आते हैं। उदाहरण आप जानते होंगे, जैसे रेडियो है, फोटो है, फिल्म है, चलचित्र है इत्यादि आते हैं। 11वां नंबर आता है असेंबली का। असेंबली प्रिंसिपल, शिक्षक, छात्र या समाज के नेताओं के द्वारा भाषण आदि की जो प्रक्रिया होती है इनको हम असेंबली में मानते हैं। जैसे एक फ्रेड वेल मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने लिखा कि माध्यमिक विद्यालयों में प्रचलित क्रियाओं को हम निम्नलिखित श्रेणियों में रख सकते हैं। तो जैसे उन्होंने कुछ चीज़ों का एक क्लासिफिकेशन किया, जिसमें उन्होंने लिखा छात्र परिषद।
छात्र परिषद, या इसका एक नाम उन्होंने और दिया समाज सेवा संगठन। समाज सेवा संगठन। जैसे नंबर 2 उन्होंने दिया विभागीय या विशेष रुचि से संबंधित, विभागीय या विशेष रुचि से संबंधित, जैसे प्रकाश संबंधी, भाषण तथा नाटक संबंधी, संगीत संबंधी, खेलकूद संबंधी संगठन। यानी उपर्युक्त यानी जिन चीज़ों की चर्चा भी मैंने आपसे की उसको, जैसे अमेरिका ने माध्यमिक विद्यालयों में प्रचलित क्रियाओं के लिए हमारे माध्यमिक विद्यालयों में भी बहुत सी ऐसी क्रियाओं ने स्थान प्राप्त कर लिया है। जैसे उदाहरण के लिए आप देखेंगे, जैसे छात्र परिषद हो गया, नाटक हो गया, वाद विवाद प्रतियोगिताएं हो गई, सामाजिक क्रियाएं हो गई। सामाजिक क्रियाओं में जैसे आप देखते हैं श्रमदान हो गया, स्काउटिंग हो गई, जूनियर रेड क्रॉस हो गया, सामाजिक सेवा संगठन हो गया, संगीत संबंधी क्रियाएं हो गई, जैसे लोकगीत एवं नृत्यों का आयोजन, संगीत मंडली, विद्यालय प्रकाशन, संग्रह क्लब, विषयगत समुदाय, खेलकूद इत्यादि। यानी इन क्रियाओं को यदि हम विषयवार यानी इसको हम अध्ययन करना चाहें तो जैसे पहली चीज आती है छात्र स्वशासन से संबंधित संगठन, दूसरा आता है समाज कल्याण संबंधित क्रियाएं, तीसरा आता है सांस्कृतिक क्रियाएं, चौथा आता है साहित्यिक क्रियाएं, पांचवा आता है विद्यालय प्रकाशन, छठा आता है शारीरिक क्रियाएं, सातवां आता है विषयगत समुदाय और आठवां आता है विविध क्रियाएं। अब जैसे छात्र स्वसंगठन से संबंधित यानी छात्र स्वशासन से संबंधित, अब जो छात्र से संबंधित जो संगठन है, गुड ने अपने शब्दकोश यानी डिक्शनरी के अनुसार छात्र स्वशासन यानी संपूर्ण विद्यार्थी समाज में स्वयं छात्रों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा विद्यालयों में व्यवस्था एवं आचरण संबंधी मामलों का विनिमय करता है। यह प्रश्न ये उठता है कि स्वशासन संभव है? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं मैकाउन, एक वैज्ञानिक है। उन्होंने लिखा नहीं, क्योंकि छात्रों में निर्णय का अभाव होता है, अपरिपक्वता होती है, साथ ही प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल वैज्ञानिक रूप से विद्यालय, उसकी सामग्री और छात्रों के कल्याण हेतु उत्तरदायी होता है। छात्रों के ऊपर ऐसा कोई उत्तरदायित्व तो नहीं डाला जा सकता है। उनका विचार था कि यह सत्य है कि छात्रों के ऊपर पूर्णतः ऐसा उत्तरदायित्व हम नहीं डाल सकते, परंतु सीमित रूप से छात्र स्वशासन शिक्षकों की देखरेख में ही संभव और वांछनीय है, क्योंकि शिक्षकों का कर्तव्य है कि वे देखें छात्रों को कहीं कोई बड़ी भूल न कर बैठें। इसके साथ ही छात्रों का भी यह कर्तव्य है कि शिक्षकों से परामर्श लेकर के ही कार्य करें। शिक्षकों के पथ प्रदर्शक में आपको कुछ चीज़ें बताते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज होती है कि विद्यालय में सामान्य चारित्रिक भावना का विकास हो। दूसरी बात आती है कि लोकतंत्र में बालकों को सक्रिय जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार करना है तथा उनको उचित रूप से अपने नेताओं को चुनने के लिए प्रशिक्षित करना है। बालकों को अधिक से अधिक समय उनको आत्मनिर्देशित करने में बनाना चाहिए। सत्य के प्रति आदर की भावना के लिए उनको तैयार करना चाहिए। बालकों में
कानून एवं व्यवस्था के भावों को जागृत करना चाहिए। बालकों में उनके विशेष गुणों एवं योग्यताओं को विकसित करना चाहिए। सामाजिक सहयोग का हमें पाठ पढ़ाना चाहिए और एक दूसरे के विचारों के प्रति सहिष्णुता रखने के लिए उनको तत्पर होना चाहिए, क्योंकि बालकों में उत्तरदायित्व को समझने की भावना को जागृत करना चाहिए। ये सब जितने कार्य हो रहे हैं, इन सब से छात्रों में एक स्वानुशासन का भाव उत्पन्न होगा। विद्यालय सभा के संगठन की बात यदि आप पढ़ते हैं तो इसमें छात्र स्वशासन से संबंधित संगठन के विभिन्न विद्यालयों में विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। जैसे आप देखते हैं छात्र परिषद, छात्र संघ। दिसंबर 1955 में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में छात्र स्वशासन पर एक सेमिनार हुआ। इसके द्वारा यह निर्णय लिया गया कि विद्यालय में एक विद्यालय सभा होनी चाहिए, जिसका निर्माण छात्रों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा विनियुक्त सदस्यों के द्वारा किया जाए। वे नियुक्त सदस्य शिक्षकों द्वारा जब नियुक्त किए जाते हैं तो इस सभा के अधीन 3 मंडल होते हैं, जिनके सदस्यों का निर्वाचन सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसमें जैसे अनुशासन हो गया, स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा भोजन हो गया, खेलकूद, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में जैसे प्रिय व्यवहार, भ्रमण इत्यादि, सामाजिक कल्याण संबंधित क्रियाओं में साक्षरता अभियान, आपदा प्रबंधन, बाढ़ पीड़ित की मदद, अकालग्रस्त क्षेत्रों के लोगों की मदद। यानी शिक्षक को उस मंडल की मीटिंग में उपस्थित होने का अधिकार हो और वह परामर्शदाता हो और लोगों को छोटी छोटी चीज़ों को उनको प्रेरित करें। और जब प्रेरित करेंगे तो उस कार्य को करने के लिए छात्र तत्पर होगा। जैसे विद्यालय नियंत्रण में छात्र के सहयोग के लाभ होते हैं। इसमें जैसे छात्र सहयोग यानी छात्र एवं विद्यालय दोनों ही लाभान्वित होते हैं। जैसे छात्र के सहयोग से पाठ्य सहगामी क्रियाओं को हम उत्तम रूप से उसका संचालन कर पाते हैं। इससे बालकों में विभिन्न नैतिक गुण का विकास होता है, जैसे धैर्य, ईमानदारी, सहनशीलता, न्यायप्रियता, सद्भावना, सहानुभूति, निष्पक्षता, कर्तव्यपरायणता, न्याय हित के लिए कार्य करने की भावना उनके अंदर आता है और नैतिक चरित्र के निर्माण में ये बहुत सहायक होता है। इस प्रकार के गुणों से युक्त बालक विद्यालय की सामान्य चारित्रिक भावना को उच्च बनाने में बहुत सहायता प्रदान करता है। जैसे स्वशासन में बालक स्वयं नियंत्रित करता है, अधिकारियों के प्रति विवेकायुक्त आदर भाव रखना सीख जाता है, जिसमें आत्मनियंत्रण स्वानुशासन के लिए परम आवश्यक है। इस प्रकार सहयोग बालकों को आत्मानुशासित करके विद्यालय के अनुशासन को उच्च बनाया जा सकता है। जैसे यदि इन तरह के लाभों को प्राप्त करने के लिए छात्र स्वशासन को संगठित किया जाए, जिसमें बालक सक्रिय होकर भाग लेकर के विद्यालय के नियंत्रण में समुचित रूप से कार्य कर सके, तो इसके लिए हमें कुछ कार्य करने चाहिए। जैसे विद्यालयों द्वारा छात्रों के सहयोग की आवश्यकता का अनुभव किया जाए और उसकी मांग की जाए। यदि छात्र सहयोग विद्यालय पर लाया गया तो इच्छित लाभों की प्राप्ति हो जाती है। जैसे छात्र स्वशासन संबंधी विशेष रूप से आवश्यकताओं की स्थितियों में हमें सुधार करना चाहिए, क्योंकि छात्र परिषद का आकार बड़ा हो या बहुत छोटा है, इसमें संपूर्ण विद्यालय का प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए। इसके विपरीत किसी वर्ग
कक्षा विशेष की प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं, बल्कि इसमें विद्यालय अधिकारियों, छात्रों के दायित्वों में किसी भी तरह का कोई संघर्ष नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमारा एक नियम होना चाहिए, क्योंकि विद्यालय में जो नामित जो शिक्षक होंगे वो छात्रों का उचित पथ प्रदर्शन करेंगे और इस संबंध में उन्हें ना तो हम स्वतंत्र छोड़ने की नीति को ग्रहण करना चाहिए और न पूर्ण अधिकार रखने की नीति का अनुसरण करना चाहिए। यहाँ यह बात ध्यान में रखने की ये है कि सफलता के लिए बालकों की योग्यता एवं क्षमता पर विश्वास रखना चाहिए। इसके साथ उनके कार्यों की देखभाल तथा समय समय पर उन्हें उचित निर्देशन देने के लिए छात्रों के विपथ होने के लिए कहीं संभावनाएं बहुत कम होती हैं। जैसे समाज कल्याण संबंधित क्रियाएं आती हैं, तो उन क्रियाओं का विवेचन आप करते हैं जिनमें सामाजिकता एवं सहयोग की भावना विशेष रूप से सहायक होते हैं। इसके लिए सामाजिक कल्याण के लिए जैसे समाज सेवा क्लब मैंने बताया, श्रमदान बताया, स्काउटिंग बताया, जूनियर रेड क्रॉस बताया या प्राथमिक चिकित्सा दल बताया। और जब आप इस तरह के कार्यों में आप लिप्त होते हैं तो उससे विद्यालय में या जो विद्यालय के जो कार्य हैं उससे आप समाज को अवगत कराते हैं, विद्यालय की घटनाओं या सूचनाओं की आप प्रकाशित करते हैं। यानी इस तरह की जब हम क्रियाएं करते हैं तो इन क्रियाओं के अंतर्गत जो पाठ्यसागामी क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं के माध्यम से बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है।